Hello everyone, this is Saurav and welcome to the next episode of our वन शॉट रिवीजन सीरीज। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर हम तो वन शॉट रिवीजन सीरीज कर रहे थे लीगल स्टडीज की और अचानक से ये कौन सा टॉपिक आ गया है, ये तो कोई चैप्टर है ही नहीं हमारे पास। तो टुडे आई शैल बी डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, आपका जो एग्जाम है 3 मार्च को, उसके अंदर कैसे मार्क्स स्कोर करने हैं, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, सिलेबस कैसे रहेगा और उससे कैसे डील करना और मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। पढ़ाई तो होती रहेगी लेकिन एक टिप्स भी तो चाहिए होती है ना, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो दिस इज आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज जो हम करते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। ओके, तो हाउ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑफ योर क्लास 12 एनसीईआरटी लीगल स्टडीज। ओके, so this is part of our one shot revision series only. Okay, presented by me Saurav Raj Viwal. I am a graduate of National Law University Jodhpur and a lawyer by training. Okay, now moving forward with the next thing, that is the marking scheme of this particular एग्जाम। ओके, मार्किंग स्कीम किस तरीके से रहने वाली है तो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो इस आपकी बुक के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स है, ठीक है, 8 चैप्टर है आपकी बुक के अंदर। तो फर्स्ट चैप्टर इज जुडिशरी, जो पहला चैप्टर है वो जुडिशरी है, दैट इज ऑफ 8 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। फिर एडीआर इन इंडिया इज ऑफ 8 मार्क्स। फिर जो थर्ड यूनिट है उसके 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स आर देयर। फर्स्ट पार्ट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड पार्ट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स, थर्ड पार्ट इज प्रॉपर्टी लॉ और उसके बाद में फोर्थ पार्ट जो है वो है आईपीआर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो है 20 मार्क्स का। ठीक है, तो ये जो यूनिट 3 है वो 20 मार्क्स की है आपकी। फिर उसके बाद में वी हैव यूनिट 4 जो जनरल लॉज है, 3 पार्ट की यूनिट है ये और 10 मार्क्स की है। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट लेंथी यूनिट्स एंड ओनली 10 मार्क्स आर देयर। ओके, उसके बाद में फिफ्थ जो यूनिट है वो ह्यूमन राइट्स है, मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और कंप्लेंट बॉडीज है, जो एनएचआरसी हो गया या फिर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हो गया या फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इस तरीके की यूनिट है। जो यूनिट 5A और 5B दो यूनिट्स है इसके अंदर, यूनिट 5 के अंदर ह्यूमन राइट्स नाम से ये यूनिट है। ओके, तो ये 10 मार्क्स की है। ठीक है, देन वी हैव इंटरनेशनल लॉ, दैट इज यूनिट 6, दैट इज ऑफ 8 मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद में यूनिट 7 लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, जो 8 मार्क्स की है, और फिर उसके बाद में लीगल सर्विसेज, दैट इज ऑल्सो ऑफ 8 मार्क्स। ठीक है, और जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 80 मार्क्स का है और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा इसकी कौन से चैप्टर है जो बहुत ज्यादा लेंदी है और कौन से चैप्टर है जो थोड़े बहुत शॉर्ट है और जिनके अंदर आराम से मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको अपन पूरा रिमूव करें और अगर देखें कि देखो अगर इस सिलेबस को अपन डिवाइड करें तो एक यूनिट गाइज ऐसी है जिसके अंदर पढ़ाई बहुत कम करनी पड़ेगी और मार्क्स बहुत ज्यादा है। मतलब देखो ऑल दो पार्ट्स बहुत ज्यादा दिखते हैं उस यूनिट के अंदर, दैट इज द यूनिट 3। ठीक है, 4 पार्ट्स आर देयर, ठीक है, 4 पार्ट्स अपन को दिखते हैं, लेकिन ये 20 मार्क्स की यूनिट है, दैट मींस इट कॉन्स्टिट्यूट्स द 25% पार्ट ऑफ योर पेपर। ठीक है, आपका जो 80 मार्क का ये टोटल पेपर होने वाला है, इसका टोटल 25% हिस्सा जो है वो यूनिट 3 से आने वाला है। ओके, और 4 पार्ट से इसके लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके अलावा आईपीआर और उसके अलावा एक और है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे से चैप्टर्स है। ठीक है, आई हैव बीन डूइंग दिस वन शॉट रिवीजन सीरीज। ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर ये पड़ी हुई है प्लेलिस्ट। ठीक है, वन शॉट रिवीजन सीरीज नाम से इस प्लेलिस्ट का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, तो वो चारों पार्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं है, 30-30 मिनट के वीडियोस और पूरा डिस्कस्ड है। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए उनकी तो दिस इज द टेलीग्राम चैनल, मेरे नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से। ठीक है, यू कैन सर्च ऑन टेलीग्राम, तो आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएगी उन पर्टिकुलर चैप्टर्स की। ठीक है, ऑल द वीडियोस आर बीइंग अपलोडेड। तो देखो ये अगर अपन ने कर लिया तो 20 मार्क्स अपने कहीं नहीं जाने, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो ज्यादातर बच्चे लीगल स्टडीज सब्जेक्ट रखते हैं वो क्लैट की तैयारी या फिर किसी ना किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के साथ में जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो ये टॉट और कॉन्ट्रैक्ट तो जनरली बच्चों के पढ़े हुए होते हैं और बहुत ज्यादा इजी टॉपिक्स है, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं समझाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आराम से किए जा सकते हो। दिस इज अ वेरी बैंकेबल यूनिट जो आपको आराम से मार्क्स देके जा सकती है। ओके, उसके बाद में 2 यूनिट्स और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो बहुत ज्यादा शॉर्ट है और बहुत ज्यादा आराम से आपको मार्क्स देके जा सकती है, जो है यूनिट 7 और यूनिट 8। ठीक है,
यूनिट 7 और यूनिट 8 की अगर हम बात करें तो ये 8-8 नंबर की यूनिट्स आ रही है, मतलब 16 नंबर की ये हो गई। 20 मार्क्स की तो मैंने आपको ये बता दी, और उसके बाद में 16 मार्क्स की ये दोनों यूनिट्स हो गई, जो कोई बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट्स नहीं है, ठीक है। तो इनके भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, मतलब यू विल फाइंड द वीडियोस ऑन माय चैनल, ठीक है। इसका तो मैंने वन शॉट वीडियो ही अपलोड किया था, ठीक है, तो वो कोई 30-35 मिनट का ही वीडियो, इसके अंदर पूरा ये चैप्टर एक्सप्लेन हो गया था। और इसके भी 2 पार्ट्स थे, कोई बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, अगर 2x2 में भी करके देखोगे तो भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो दीज 2 यूनिट्स आर देयर जो आपको आराम से मार्क्स देके जा सकती है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको यूनिट 3, यूनिट 7 और यूनिट 8 पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके जो यूनिट्स बचती है दैट आर यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो ये 5 यूनिट्स आपकी बचती है। जुडिशरी वाली यूनिट है वो थोड़ी सी लेंदी है। इसका जो वीडियो बना था वन शॉट रिवीजन सीरीज का, दैट वाज आल्सो ऑफ लाइक 70 मिनट्स, याद करने की चीजें भी बहुत ज्यादा है। एडीआर इन इंडिया आल्सो इज लाइक थोड़ा सा टिपिकल जनरल लॉस, दिस इज क्वाइट लेंदी, आई कैन से कि थोड़ा सा इंजस्टिस है कि इसके मार्क्स थोड़े से ज्यादा होने चाहिए, 15 शुड हैव बीन देयर। ह्यूमन राइट्स डुएबल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है, एक लॉ स्टूडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, ठीक है, तो ये भी डुएबल है। और उसके अलावा इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी कुछ ज्यादा नहीं है गाइस, मतलब देखो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके अलावा कोई खास टॉपिक्स उसके अंदर भी नहीं है, ओके। तो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग इंटरनेशनल लॉ, ओके। अब एक एक करके सिलेबस डिस्कस करते हैं, जो भी ऑफिशियल सिलेबस है आपके सीबीएसई बोर्ड का दिया हुआ, उसके बाद में इस मार्किंग स्कीम की तरफ एक बार अपन वापस आएंगे, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सिलेबस ऑफ द यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट 2 और यूनिट 1 का सिलेबस अपन देखते हैं। थोड़ी सी फ्लिकरिंग आ रही होगी वीडियो के अंदर, बिकॉज माई कैमरा सेटअप इज मेड फॉर ब्लैक बैकग्राउंड, तो ये व्हाइट अचानक से आ गया, दैट्स वाई फ्लिकरिंग माइट बी देयर, बट आई होप द टेक्स्ट इज परफेक्टली विजिबल। तो देखो यूनिट 1 और यूनिट 2 है जो 8 मार्क्स ईच है, तो इसके अंदर देखो टॉपिक्स देख लो आप, स्ट्रक्चर हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, तो उसके अंदर सबसे ऊपर क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद में हाई कोर्ट्स आर देयर, टोटल 25 हाई कोर्ट्स है, और उसके बाद में क्या आता है, लोअर कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स हो गया। और उसके बाद में लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया, ये आपको पढ़ना है, तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, इसके आर्टिकल्स आपको देखने हैं। तो इसी वीडियो के साथ, जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, इसी वीडियो के साथ एक और वीडियो अपलोड होगा जिसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट केस लॉज एक साथ कंपाइल करके पूरे बुक के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जस्ट वॉच दैट वीडियो, दोनों वीडियो एक साथ ही अपलोड हो गए विद इन अ गैप ऑफ लाइक 1 और 2 आवर्स, ठीक है। तो उसके साथ ही आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, दीज टू आर द लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया। इनके आर्टिकल्स है, अटॉर्नी जनरल का तो आर्टिकल है आर्टिकल 76, और एडवोकेट जनरल का आर्टिकल है आर्टिकल 165, ठीक है। तो देट आर द आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन, रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी, तो बेसिकली इम्पार्शियलिटी ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट कैसे किए गए, रोल्स क्या क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या क्या है, ये अपन को डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू। ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, ओनली 5 टॉपिक्स आर देयर, ओके। ऑल आर बीइंग एक्सप्लेन्ड, वो जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई थी उसके अंदर सारे के सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन्ड है। ये 5 टॉपिक्स अच्छे से कर लो गाइस, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो एमसीक्यूज भी आराम से हो जाएंगे, और उसके अलावा मार्क्स भी आराम से स्कोर किए जा सकते हैं। ओनली दीज 5 टॉपिक्स आर देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। उसके बाद में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन इंडिया, एडीआर इन इंडिया, तो एडवर्जेरियल एंड इंक्विस्टोरियल सिस्टम्स, ठीक है। इंडिया के अंदर एडवर्जेरियल सिस्टम चलता है, और जो सिविल लॉ कंट्रीज है उनके अंदर इंक्विस्टोरियल सिस्टम चलता है, ठीक है। नॉट अ रॉकेट साइंस, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट क्वाइट प्रॉपर्ली इन माय वीडियोस प्रीवियसली, ठीक है। यू कैन चेक आउट देम, ठीक है, चेक देम आउट, ओके। उसके बाद में मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एडीआर, उसके बाद में आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, ओम्बड्समैन, लोकपाल एंड लोकायुक्ता, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है गाइस, ठीक है। आर्बिट्रेशन का आपको लॉ पता होना चाहिए, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 किस हिसाब से ये बना हुआ है, यूनिसिट्रल गाइडलाइंस ऑफ 1985, उसको देख के हमने बनाया, दैट वाज द मॉडल लॉ, ओके। वो रूल्स ले डाउन करता है आर्बिट्रेशन के, मीडिएशन के, कंसिलिएशन के, ठीक है।
और उसके बाद में लोक अदालत जो है दैट गोज विद द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, ठीक है। पहली लोक अदालत जूनागढ़ गुजरात के अंदर हुई थी, इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। इट हैज पावर एज कंपेयर टू अ सिविल कोर्ट, ये सारी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है, एक रिटायर्ड जज इसका चेयरमैन होता है, एक लॉयर इसका मेंबर होता है लोक अदालत का, और उसके अलावा एक सोशल वर्कर इसका मेंबर होता है, दैट इज द सिनेरियो, ओके। उसके बाद में ओम्बड्समैन एक आउटसाइडर होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में लोकपाल एंड लोकायुक्ता नाम से एक लॉ आया था, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013। लोकपाल जो है वो नेशनल लेवल पे होता है, लोकायुक्ता स्टेट लेवल पे होता है, ओके। तो दैट इज द सिनेरियो। तो दीज ऑल टॉपिक्स आर देयर विद चैप्टर 2, ओके। 10 और 8 नंबर का ये चैप्टर है और 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, ओके। तो दीज ऑल टॉपिक्स आर देयर विच यू आर रिक्वायर्ड टू रीड, ओके। आराम से स्कोर किए जा सकते हैं, ऑल्दो दीज चैप्टर्स आर डिफिकल्ट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा इजी है, बट हाँ आराम से किए जा सकते हैं। और द रिवीजन वीडियोस व्हिच आई पोस्टेड, ये तो 70 मिनट्स का था एंड दिस वाज अराउंड ऑफ 60 मिनट्स, ठीक है। तो 130 मिनट, और अगर आप 1.5x पे भी एक करके देखते हो, तो अगर आप मेरे वीडियोस को कम से कम लाइक 90 मिनट्स भी दे दोगे तो यू आर मोर देन डन, ठीक है। हो जाएगा आपका काम, मैं कह रहा हूँ आराम से मार्क्स आ जाएंगे। और एमसीक्यूज की अगर अपन बात करें तो ऐसे बच्चों को लगता है कि थोड़े से मुश्किल आते हैं एमसीक्यूज, तो देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, लॉ को ढंग से अप्लाई करना आता है, तो गाइज आराम से एमसीक्यूज भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द यूनिट 3, जिसको मैंने बैंकेबल यूनिट भी कहा था, ठीक है। तो ये जो है वो 20 मार्क्स की है गाइज, मैंने इसको अलग कलर के अंदर हाईलाइट किया है। मैं कह रहा हूँ लिटरली इसके अंदर मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहले इसी यूनिट को खत्म करो अगर पढ़ाई स्टार्ट अभी कर रहे हो तो, ठीक है। इट विल स्टार्ट विद द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वैसे बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके बुक के अंदर बहुत ईजी वे में और बहुत कम शब्दों के अंदर समझाया हुआ है, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट से चालू होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किस तरीके से होता है, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट की मतलब एक लीगल रिलेशनशिप के अंदर एंटर करने का इंटेंशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है बोथ द पार्टीज मस्ट गिव समथिंग और टेक समथिंग, ठीक है। उसके बाद में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी इंसान है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहा है वो माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, और कोई डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए किसी लॉ के द्वारा, और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कंसेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने समझाए हुए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कैसे निकलना है, और रेमेडीज मतलब अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो व्हाट ऑल आर द रेमेडीज, ठीक है। ओनली दीज टॉपिक्स आर देयर वेल एक्सप्लेन्ड इन अ वन शॉट रिवीजन वीडियो, इफ यू विल चेक आउट दैट प्लेलिस्ट, ठीक है। ओनली 30-35 मिनट्स का वीडियो इज देयर, यू विल बी डन एंड डस्टेड विद दैट, ओके। उसके बाद में लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो देखो कॉमन लॉ सिस्टम से आता है, सिविल लॉ रेमेडी है, कॉम्पनसेशन मिलता है, यही सिनेरियो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, ठीक है। सोर्सेज क्या है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, और उसके अलावा 2 लॉज सरकार ने बना रखे हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। इंटेंशनल टॉर्ट्स बताए हुए हैं, कुछ असॉल्ट बैटरी वगैरह, ठीक है। उसके बाद में डिफेमेशन का एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो अच्छे से पढ़ लेना गाइस। वैसे तो असॉल्ट, बैटरी, ट्रेसपास, बहुत सारे टॉर्ट्स दिए हुए, लेकिन डिफेमेशन अलग से लिखा हुआ है, तो अच्छे से पढ़ लेना, मतलब एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इसके, ठीक है। वैसे तो लॉट ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट्स आर देयर बट इट इज रिटन सेपरेटली, ठीक है। देन नेग्लिजेंस इज देयर, सेपरेटली लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी 2 टॉपिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो नथिंग मोर देन दैट हो गया, ये भी कोई छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में क्या आता है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, 2 ही तरीके की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न करता है, ठीक है। हु कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी, तो एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर प्रॉपर्टी का मालिक है, या फिर ऑथराइज द प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद में एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर, ये सारे के सारे मतलब 4-5 एसेंशियल्स है, वो बताए हुए हैं उस वीडियो के अंदर, ठीक है। यू कैन वॉच दैट। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, सेल, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, इनके सेक्शंस याद कर लेना एग्जैक्टली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, ठीक है, जो आपकी किताब के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। सेक्शंस रटे हुए होने चाहिए, केस लॉज कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो दैट्स इट। और 2 डॉक्ट्रीन्स है इसके अंदर, वो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, बट ये नहीं है कि याद नहीं करने, सिलेबस के अंदर तो नहीं दिए हुए हैं, बट हाँ लिस्ट पेंडेंस से सवाल आया है पिछले साल, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, 2 डॉक्ट्रिन्स है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसका जो बेनिफिट आता है, अगर बर्डन आता
सकता है तो बर्डन भी साथ में आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद डिपेंडेंस, अगर कोई जमीन खरीद रहे हो उसके ऊपर केस चल रहा है तो आप वो जमीन नहीं खरीद सकते, ना ही अगर केस चल रहा है तो आप वो जमीन बेच सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी कुछ नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। देन वी हैव टू डिस्कस द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन दैट हैव शेप्ड इंडियन आईपीआर, ठीक है। ये हमको देखने पड़ेंगे, रटने वाला टॉपिक है बट वी हैव टू डू दैट, ठीक है, बाय एनी मीन्स व्हाट्सोएवर, हमें ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। 5-7 इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है जो आपकी किताब के अंदर दिए हुए हैं। आई हैव डिस्कस दैम इन माय वीडियोस एज वेल, ठीक है, जो मैंने वन शॉट का वीडियो अपलोड किया था, आई हैव डिस्कस दैट, तो देख लेना, रटने पड़ेंगे ये। इट इज हार्श बट इट इज व्हाट इट इज, यू हैव टू डू दैट। देन वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको अच्छे से पढ़ लेना गाइस, आई एम टेलिंग यू कि ध्यान से पढ़ लेना, इससे सवाल टपक सकता है, पक्का सवाल आने के चांसेस है इससे, ठीक है। देन कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड डिजाइन, ठीक है, इनके जो लॉज है जो इनको गवर्न करते हैं और इनका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैंने प्रॉपर्ली इनको भी एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज यूनिट 3, 20 मार्क्स, ठीक है, आराम से हो जाएगा, बहुत इजी यूनिट है ये, ठीक है। लगती थोड़ी ऐसा है कि बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट वेरी इजी टू लर्न, वेरी इजी टू ग्रैस्प, you can easily go through this particular unit, okay। Now moving forward with the next thing, that is the unit 4। इसका सिलेबस देख लेते हैं यार। इसका मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा कि यार 10 मार्क्स थोड़े से कम है इतनी डिफिकल्ट यूनिट के, हाँ, क्योंकि एक तो मतलब लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सा टॉपिक, देन फॉर्म्स ऑफ लीगल एंटिटीज, कंपनी लॉ का टॉपिक है ये, ठीक है। देन क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, क्रिमिनल लॉज चेंज भी हुए हैं, ओके, तो वो भी एक कंफ्यूजन बना हुआ रहता है कि यार आईपीसी लिख के आऊं या बीएनएस लिख के आऊं, तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रहता है बच्चे की कि यार ये तो चेंज ही हो गए, जो इस चैप्टर के अंदर बताए हुए हैं वो तो है ही नहीं, ओके। तो दैट इज द सिनेरियो। तो ये 10 मार्क्स थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन इट इज व्हाट इट इज, हमें तो इसी से डील करना पड़ेगा। अब हम कर क्या सकते हैं, हम पेपर थोड़ी ना बना रहे हैं, ठीक है, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो देखो इसको किस तरीके से डील करना है, तो देखो सबसे पहले यूनिट 4A, तो इंट्रोडक्शन हमें देखना है लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। फिर इनिशिएटिव्स अंडर इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर 3 इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑफ 1971, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो पहला इनिशिएटिव हुआ था वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1971। उसके बाद में रियो डिक्लेरेशन ऑफ 1991, ठीक है, जो इसकी 20th एनिवर्सरी के अंदर हुआ था। इसके अंदर एक एजेंडा 21 नाम की चीज भी डिस्कस हुई थी रियो डिक्लेरेशन 1991 के अंदर, ठीक है। देन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये 2015 के अंदर बने थे, ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो इंपॉर्टेंट है। प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखो एक तो राइट टू लाइफ है, उसके अलावा 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, एक तो वेलफेयर स्टेट बनाना है, वेलफेयर स्टेट तभी बन पाएगा जब क्लीन एनवायरनमेंट होगा, और उसके अलावा एक 42nd अमेंडमेंट से डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंसर्ट किया गया था कि सरकार को ये सारे के सारे जो नेचुरल हैबिटेट है इसको प्रोटेक्ट करना, और एक फंडामेंटल ड्यूटी है 51A के अंडर, ठीक है, जो सारे सिटीजन्स की ड्यूटी है, ओके। तो दैट इज द सिनेरियो। मैं वो जो वीडियो अपलोड करूंगा ना, जो मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि आई विल अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग ऑल द सेक्शंस एंड आर्टिकल्स एंड केस लॉज कंपाइल्ड इन वन वीडियो, तो उसके अंदर ये सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, यही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को एस्टेब्लिश करता है, सीपीसीबी दैट इज द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड एसपीसीबी दैट इज द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ओके, इनको ये एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनके फंक्शंस, इनके ऑब्जेक्टिव्स, ओके। उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ लीगल एंटिटीज, तो टाइप्स ऑफ लीगल एंटिटीज इन इंडिया कौन कौन सी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप, ये तो इजी है, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसका कोई लॉ नहीं है खास। वो जो टेबल्स दी हुई है ना आपकी बुक के अंदर वो अच्छे से देख लेना, ओके। उसके बाद में पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। जो टेबल्स आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई है वो अच्छे से पढ़ लेना। बाकी आई हैव अपलोडेड अ वन शॉट रिवीजन वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एज वेल, ठीक है। उसके बाद में क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, तो देखो आप लिख के आ सकते हो कि आईपीसी हैज बीन चेंज्ड विद बीएनएस, और अगर नहीं लिखो तो भी चलेगा, एनसीईआरटी के लैंग्वेज के हिसाब से भी आप जा सकते हो, ओके। तो दैट इज द सिनेरियो। कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर ये तो चेंज हो गया, क्या करें क्या ना करें, एकदम ऐसा नहीं है कि बीएनएस के प्रोविजन लिख के आ रहे हो ओवर स्मार्ट बन रहे हो, मतलब यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ओवर स्मार्ट ओवर हियर, ठीक है।
तो जो भी आपकी बुक के अंदर लिखा हो उस हिसाब से भी जा सकते हो, या फिर यू कैन कैजुअली राइट की although this IPC has been repealed and being changed with the BNS, or the CRPC has been repealed and changed with the BNSS and all these things. Okay, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ 5 ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर क्लियरली रिटर्न है, याद कर लेना गाइस, क्योंकि देखो ऑफिशियल सिलेबस के अंदर साफ लिखा हुआ है, तो ग्रैस्प दैट प्रॉपर्ली. ओके, उसके बाद है लेजिस्लेशंस फॉर क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस चेंज विथ बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ओके, तो याद कौन से करने हैं? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस ही करने हैं, और अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आई हैव पुट दैट थिंग्स इन माय वीडियोस एज वेल. ओके, उसके बाद में डिस्टिंक्शंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव. इंटेंशन होता है कोई क्राइम की तरफ एक्चुअली कदम बढ़ाना, मोटिव होता है आपका अल्टीरियर गोल, अल्टीमेट गोल. ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना. स्टेजेस ऑफ क्राइम, 4 स्टेजेस आर देयर, बुक के अंदर लिखे हुए हैं, रीड देम प्रॉपर्ली. ओके, उसके बाद में इंडियन एविडेंस एक्ट और एडमिशन और कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, ऑफिशियल सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ है, बट हाँ स्टिल गिव इट अ रीड, बट हाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज नॉट गिवन इन द ऑफिशियल सिलेबस. ओके, तो यूनिट 4 10 मार्क्स, 3 पार्ट्स यूनिट है, तो थोड़ा सा इनजस्टिस कि इतनी बड़ी यूनिट, इतनी डिफिकल्ट यूनिट, बट ओनली 10 मार्क्स आर देयर. बट हाँ, इट्स लाइफ, इट्स हार्श, व्हाट कैन वी डू. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज यूनिट 5. ये 10 मार्क्स की यूनिट है गाइस. ओके, तो पहला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 5A, दैट इज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया. ओके, तो ह्यूमन राइट्स इन इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, वो जो साइरस द ग्रेट वाली स्टोरी है, ठीक है, ही कनकर्ड बेबीलोन नाम की कोई सिटी, ठीक है, उसके बाद में सारे स्लेव्स वगैरह को फ्री कर दिया, और कुरान, गीता और हिस्टोरिकल राइटिंग्स और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है ये सारी की सारी चीजें. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑन ह्यूमन राइट्स एंड रिलेटेड लॉज इन इंडिया, तो इसके अंदर एक तो प्रियम्बल आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती है. तो मेनली मान लो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 51A तक पूरा ही इंपॉर्टेंट है. और अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आपको बताऊं, जो आप ऐसे कह रहे होगे कि मतलब कौन कौन से आर्टिकल्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन से कि आर्टिकल 12 इज इंपॉर्टेंट, जो स्टेट को डिफाइन करता है. आर्टिकल 13 इज इंपॉर्टेंट, विच सेज दैट एनी लॉ which is inconsistent with fundamental rights shall be declared null and void. Okay, then we have article 14, that is important, right to equality. 15 is important, ठीक है. Then article 19 is important, right to freedom. 21 is important, ठीक है, right to life. उसके बाद में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले तो इतने खास नहीं है. 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. उसके बाद में आर्टिकल 51A के अंदर तो फंडामेंटल ड्यूटीज ही रिटर्न है, ठीक है. तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 12, 13, 14, 15, 19, 21, 32, 21A, 20 भी लिख लेना गाइस, जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, और उसके बाद में डबल जियो पार्टी. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 20 है 3 चीजों से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है. तो दीज आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो यार, सॉरी फॉर माय राइटिंग, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ दीज आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं जो मतलब अगर आप पूछ रहे हो तो. ठीक है, उसके बाद में ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड कंप्लेन मैकेनिज्म्स एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज. ठीक है, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज क्या क्या होती है, तो मेनली देखो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज विद सम जुडिशियल पावर्स. ओके, उसके बाद में वेरियस ह्यूमन राइट्स कमीशंस 5 दिए हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, तो देखो NHRC, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, उसके बाद में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाले कमीशन, और उसके बाद में नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स. ठीक है, NCPCR. तो ये कौन कौन से लॉज के अंदर एस्टेब्लिश्ड है, ये वाला MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है यार, क्योंकि ये आर्टिकल 338 से बनता है. ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से बनता है, बाकी सारे कोई ना कोई लॉ से बन रहे हैं. ठीक है, तो इनके लॉज याद करने हैं और इसका आर्टिकल याद करना है. आई विल पोस्ट इन दैट वीडियो. ठीक है, जो मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ कि वो एक सारे के सारे लॉज को कंपाइल करने वाला मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर मैं पोस्ट कर दूंगा. तो इसका एक MCQ बन सकता है कि ये कौन से आर्टिकल से बन रहा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो आर्टिकल 338. ओके, दैट इज द सिनेरियो. इनके कंप्लेंट मैकेनिज्म्स, इनके कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन कौन इनके मेंबर्स है, ये अच्छे से याद करना है. 10 मार्क्स की ये यूनिट है. ओके, तो दैट इज द सिनेरियो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट यूनिट्स.
तो यूनिट 6 और 7 जो है वो 8 मार्क्स ईच है, ठीक है। यूनिट 6 कितने मार्क्स की है, 8 मार्क्स की है, और यूनिट 7 8 मार्क्स की है, ठीक है। तो यूनिट 6 के बारे में पहले बात कर लेते हैं अपन। तो इंटरनेशनल लॉ इंट्रोडक्शन सबसे पहले, फिर उसके बाद है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। ये तो इजी टॉपिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक ज्यादा है, लॉ के टॉपिक कम है, ठीक है। देन व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ, ये देख लेना एक बार। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो एक तो आर्टिकल 38 ऑफ द आईसीजे स्टैचू, ओके, वो मेनली सोर्सेज को प्रोवाइड करवाता है। और उसके बाद में 3 सोर्सेज आर देयर, कस्टम्स, दैट इज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज, और देन आईसीजे डिसीजंस, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ने अपन को। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का एक टॉपिक है, इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, ये अपन को अच्छे से करना है। इंटरनेशनल लॉ एंड इंडिया, वी हैव टू डू इट क्वाइट वेल, ठीक है। शायद आर्टिकल 51 ही है जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहता है कि आप डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि आप इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को मानो। और आर्टिकल 253 है जो गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से लॉ बना सकते हो। दीज 2 आर्टिकल्स आर देयर, ठीक है। एक तो 51, आर्टिकल 51 एंड आर्टिकल 253, ठीक है। दीज 2 आर्टिकल्स आर देयर। तो इंटरनेशनल लॉ एंड इंडिया में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हो गए, 51 एंड 253। फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एंड फाइनली द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO भी गाइस अच्छे से पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। WTO इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ पढ़ते टाइम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दीज 3 थिंग्स मैंने आपको बता दिया है जो कैच पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी टपक सकते हैं और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। WTO का हेडक्वार्टर इज इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड, ओके। और वो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो बने हुए द हेग, नीदरलैंड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, ये इजी है गाइस। ये वाली जो यूनिट है ना, छोटी है काफी साइज के अंदर, ठीक है, और इजी भी बहुत है, ठीक है, आराम से किया जा सकता है इसे, ठीक है। तो देखो, एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, इसने स्ट्रीमलाइन कर दिया पूरा पूरा लीगल प्रोफेशन इंडिया के अंदर। ओनली 1 कैटेगरी ऑफ प्रैक्टिशनर, दैट इज एडवोकेट्स, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ये I have discussed in a video. If you will go through my channel, you will find that particular video. Okay. Advertising by lawyers, ठीक है, banned in India but allowed in other countries. ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, मैंने समझा रखा है अच्छे से। 2 पार्ट सीरीज इज देयर, 1 शॉट वाला तो रिलीज नहीं किया अभी तक, रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिलीज तो दूर की बात है, ठीक है। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद में हो जाएगा, बट 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा वो भी अपलोड। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन, तो देखो गाइस, जैसे जैसे WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, इंटरनेशनल लॉज बढ़ रहे हैं, तो यू नो कि लिबरलाइज और ग्लोबलाइज करना ही पड़ेगा लीगल प्रोफेशन को, ठीक है। अपन उसको एक कुकून के अंदर नहीं रख सकते। इकोनॉमी को भी तो ग्लोबलाइज किया है, तो लीगल प्रोफेशन को भी करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो ठीक है। तो दैट इज द सिनेरियो। विमेन एंड लीगल प्रोफेशन, ठीक है, 1921 का एक लॉ है, वो पढ़ लेना। लीगल एजुकेशन इन इंडिया, यूएस एंड यूके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो इंडिया के अंदर इसको गवर्न करता है। यूएस और यूके का भी दिया हुआ आपकी बुक के अंदर, यू हैव टू रीड दैट। और अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉ ग्रेजुएट्स इन इंडिया, ठीक है। इजी सी यूनिट है, 8 मार्क्स की है, फ्री के नंबर है, ठीक है। फिर फाइनली लास्ट यूनिट एंड द इजिएस्ट वन, ओके, सबसे आखिरी यूनिट है और सबसे इजी है, दैट इज द लीगल सर्विसेज, ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लीगल सर्विसेज, ये आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है, देखना है। फ्री लीगल एड एंड क्रिमिनल लॉ, ठीक है। सीआरपीसी के 2 प्रोविजंस है आपकी बुक के अंदर गिवन है। आई हैव डन अ 1 शॉट रिवीजन वीडियो एज वेल, ठीक है। जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट एक बनी हुई है उसका लास्ट वीडियो वही था, ठीक है। लीगल एड बाय द स्टेट, ठीक है, लीगल एड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा, नालसा रेगुलेशंस। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, इससे वो लोक अदालत भी इसी से ही बनता है, ठीक है। लीगल एड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट, सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे अच्छे मार्क्स इसके मिल रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग योर सिलेबस गाइस, ठीक है। अपन ने पूरा पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब वापस अपन देख लेते हैं स्ट्रेटेजी। अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला चैप्टर सबसे पहले कर लो, अगर अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो। उसके बाद में ये दोनों चैप्टर्स निपटा लो, ठीक है। देन मूव टूवर्ड्स दीज चैप्टर्स, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द प्लेलिस्ट, ठीक है। एंड इनके पीडीएफ्स अगर चाहिए तो दिस इज द टेलीग्राम चैनल, ठीक है।
ये जो चैनल का नाम है यूट्यूब पे वो ही टेलीग्राम चैनल का नाम है. यू विल फाइंड ऑल द पीडीएफ्स दैट आई हैव अपलोडेड, ठीक है, एंड दिस इज द प्लेलिस्ट. यू विल फाइंड ऑल द वीडियोस, और अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर प्लेलिस्ट इज देयर. लेकिन आई एम वेरी न्यू टू दिस पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है, यूट्यूब वाले फील्ड में मैं काफ़ी नया हूँ. 40-45 डेज हैव बीन देयर. और जब मैंने इनिशियली ये वीडियोस बनाने चालू किए थे, जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट, तो उस टाइम पे तो मेरे को कैमरा के सामने खड़ा भी नहीं होना आता था. तो एकदम ऐसे टेस्ट मैच की तरह मैं खेलता था, बहुत धीरे धीरे बोलता था. तो वो ऐसे सबलाइम से है. अब तो थोड़ी बहुत क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है. तो दिस सीरीज आई विल रिकमेंड. और इसमें मैं यूनिट 5 तो पूरी कर चुका हूँ, 6, 7, 8 अभी अपलोड होना बाकी है. लेकिन उस वाली के अंदर 6, 7, 8 की क्वालिटी अच्छी है, तो यू कैन वॉच दैट एज वेल. ओके, तो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग योर प्रिपरेशंस गाइस, ठीक है. इस तरीके से ये करना है. और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो पक्का एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे. और एक और चीज है, वर्ड लिमिट से अध्ययन करना है, ठीक है. जितनी भी वर्ड लिमिट्स दी हुई है उनके हिसाब से लिखना है. और वर्ड लिमिट्स नहीं दी हुई है तो पूरा पूरा लिखो. केस लॉ नहीं आता है तो झूठा नहीं लिखना है, ठीक है. कि अगर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट, सॉरी गाइस, सम कैमरा फ्लिकरिंग वाज देयर. तो इफ यू नो दैट कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देयर इज सम जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. और अगर आप उस केस का फैक्ट्स जानते हो और जजमेंट जानते हो, लेकिन केस का नाम नहीं जानते, तो यू कैन राइट कि अकॉर्डिंग टू अ लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है. झूठा नाम नहीं लिखना है. सेक्शन के बारे में जानते हो लेकिन सेक्शन का एग्जैक्ट नंबर नहीं जानते, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या फिर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो. ओके, झूठा नहीं लिखना है, ठीक है, झूठ नहीं लिखना है. दैट इज द मेन सिनेरियो. ओके, तो दिस इज द मेन टिप्स एंड ट्रिक्स वाली स्ट्रेटेजीज टू स्कोर marks in your board examination. Okay, thanks a lot for attending this particular lecture. Don't forget to like and subscribe to this particular channel and share it with as many students as you can जो भी legal studies से ये पेपर दे रहे हैं. Okay, thanks a lot guys, see you in the next lecture. That will be of all the sections, articles and case laws of the whole book compiled in one video. Okay, see you, bye.